हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें राजस्थान में जनजातीय जो आंदोलन है इसकी हम आज चर्चा करेंगे। और ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये कलाम की टास्क बुकलेट है जो क्वालिटी वाइज कंटेंट की क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है ना। और ये जो अपन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये राजस्थान की किसी भी भर्ती, चाहे वो RAS हो, PSI हो, किसी भी भर्ती के लिए या टीचर्स लाइन की कोई भर्ती है उन सब के लिए ये जो, या राजस्थान पुलिस हो गई, LDC हो गई, सभी के लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी चीज़, आजकल जो नोट्स पढ़ के ना आप केवल 50% नंबर ला सकते हैं, इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो उसी बुक्स को यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे पूरा। और यदि आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो बातें हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और यदि आपने नहीं बना रखे हैं नोट्स तो यहाँ से जो मेन पॉइंट्स हैं ना, जो कीवर्ड्स हैं, उनको यहाँ पे आप एक बार सुनेंगे, उसके बाद में इसको नोट करते चलेंगे ना। या एक कह सकते हैं कि एक बार आप वैसे देख लो, नोट कर लो, उसके बाद में सेकंड जो रिवीजन होगा उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेर आंदोलन की। तो देखो, 1818 में अंग्रेज़ों ने मेरों को राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का क्या किया, प्रयास किया। तो मेरों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो देखो, 1818 में जब अंग्रेज़ों ने मेरों को राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो मेरों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इसके बाद में आगे बात करें तो 1819 ईस्वी में, देखो ये खास बातें नहीं है, इसको छोटी छोटी चीज़ें आप सुनेंगे केवल ना। 1819 में F विडनर ने समझौते के उल्लंघन को लेकर मेरों को घेरना प्रारंभ किया। समझौते के उल्लंघन को लेकर मेरों को घेरना क्या किया, प्रारंभ किया। मेवाड़ राज्य की ओर से यह काम जेम्स टोड ने किया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1820 में झाक गांव में पुलिस हत्याकांड हुआ। तो देखो, 1819 में क्या होता है, F विडनर ने समझौते के उल्लंघन को लेकर जो मेर जो जनजाति के जो लोग हैं उनको घेरना प्रारंभ किया। और मेवाड़ की ओर से इनको जो घेरने का जो काम है वो किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1820 में क्या होता है, झाक जो गांव है इसमें पुलिस हत्याकांड होता है। देखो, मेरों को नियंत्रित करने के लिए सन 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। तो देखो, और जिसका मुख्यालय क्या था, ब्यावर में रखा गया। तो यहाँ पे देखो ये बात काम की है कि मेरों को नियंत्रित करने के लिए 1822 में मेरवाड़ा जो बटालियन है इसका स्थापना की गई और मुख्यालय कहाँ पे रखा गया, ब्यावर में रखा गया। तो मेरवाड़ा बटालियन 1822 और मुख्यालय ब्यावर, ये चीज़ें आप याद रखोगे। देखो, मेरों के विद्रोह के बाद में अपन चलते हैं भील विद्रोह। ये जनजाति जो है, ट्राइब्स हैं, उनके विद्रोह की अपन बात करेंगे, भील विद्रोह। तो देखो, भील अपनी पाल के समीप के गांव से रखवाली नामक कर और अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रों से बोलाई कर नामक कर वसूलते थे। देखो, जो भील जनजाति के जो लोग थे ना वो क्या करते थे, अपनी जो पाल मतलब अपने गांव के समीप के जो गांव हैं उनसे तो रखवाली कर, जिनको चौकीदारी कर भी कह सकते हैं, और अपने क्षेत्र से गुजरने वाले जो माल हो गए और यात्रियों हो गए उनसे बोलाई कर, जिसको सुरक्षा कर भी कह सकते हैं, वो वसूलते थे। अब देखो इसमें क्या होता है आगे चल के, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उनके अनेक अधिकार छीन लिए। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उनके जो है ना अनेक जो अधिकार हैं वो छीन लिए। जैसे स्थायी सेना भंग कर दी। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक अधिकार छीन लिए उनके। जैसे स्थायी सेना भंग कर दी, चुंगी चौकियाँ स्थापित की और वनों पर राज्य ने अधिकार कर लिया। तो देखो, जो स्थायी जो सेना है वो भीलों की उसको भंग कर दिया, चुंगी चौकियाँ स्थापित की, वहाँ से टैक्स लेंगे है ना, वनों पर राज्य ने अधिकार कर लिया ना, वहाँ पे भी इनका अधिकार हो गया। तो देखो, जो भील जनजाति के जो लोग थे महुआ से शराब बनाते थे, तो महुआ से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। जो सुरक्षा कर था ना, बोलाई कर वसूलने पर रोक लगा दी, मतलब ये सुरक्षा कर भी नहीं ले सकते, डाकन प्रथा पर रोक लगा दी। ये सब काम कौन कर रहा है, कर्नल जेम्स टोड कर रहा है ना। इस कारण 1818 में
उदयपुर राज्य के भीलों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो देखो महुआ से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, बुलाई कर वसूलने पर रोक लगा दी, डाकन प्रथा पर रोक लगा दी। इसलिए 1818 में उदयपुर राज्य के जो भील हैं इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। आगे अपन बात करें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के भील भी उदयपुर राज्य के भीलों से प्रभावित होकर आंदोलन करने लगे। इसी कारण 1825 ईस्वी में इन क्षेत्रों में विद्रोह की घटनाएं घटी। देखो उदयपुर राज्य के भीलों से ना प्रभावित होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य के भील भी उदयपुर राज्य के भीलों से क्या हो गए, प्रभावित होकर आंदोलन करने लगे। इसी कारण 1825 ईस्वी में इन क्षेत्रों में जो विद्रोह की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा घटती हैं। इसके आगे बात करें, जनवरी 1826 में क्या होते हैं, गरासिया जो भील हैं, गरासिया भील का जो मुखिया है दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर के खिलाफ विद्रोह किया। तो जनवरी 1826 में जो गरासिया जो भील होते हैं ना, इनका जो मुखिया थे दौलत सिंह और गोविंद राम ने क्या कर दिया, अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसके बाद में आगे बात करें तो दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य का कालीबास भील विद्रोह, देखो दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य का कालीबास जो भील विद्रोह हुआ। देखो आपसे पूछ ले कि कालीबास जो भील विद्रोह है वो कब हुआ, तो आप कहोगे दिसंबर 1855 में। वो कहाँ पे हुआ, उदयपुर में हुआ। इसके बाद में बात करें तो महाराणा ने मेहता सवाई सिंह की सहायता से 1 नवंबर 1856 में इसका दमन किया। देखो एक साल बाद में, देखो दिसंबर 1855 और लगभग 11 महीने बाद में ना मेहता सवाई सिंह की सहायता से 1 नवंबर 1856 को जो कालीबास जो भील विद्रोह है इसका महाराणा जो मेवाड़ महाराणा है उन्होंने क्या किया, दमन किया। बटालियन है जिसका नाम है मेवाड़ भील कोर। देखो अंग्रेजों द्वारा भीलों पर दमन करने की दिशा में उठाया गया पहला जो कदम है वो 1836 में जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन करना। तो देखो सबसे पहले अंग्रेजों ने भीलों पर दमन करने के लिए सबसे पहले जो कदम उठाया वो है 1836 में जोधपुर जो लीजन है नामक सेना का गठन किया इन्होंने, है ना, जोधपुर लीजन का गठन किया इन्होंने। और इसका जो मुख्यालय प्रारंभ में अजमेर रखा गया और तथा जनवरी 1837 में सिरोही के बड़गांव में रखा गया। तो देखो अंग्रेजों ने क्या किया, भीलों पर दमन करने के लिए जो पहला कदम उन्होंने उठाया वो 1836 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय प्रारंभ में अजमेर रखा गया। बाद में जनवरी 1837 में इसे सिरोही के बड़गांव में रखा गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना। मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है अप्रैल 1841 में की गई, जिसका जो मुख्यालय वो खैरवाड़ा में रखा गया। मेवाड़ जो भील कोर है इसकी स्थापना अप्रैल 1841 में की गई और मुख्यालय क्या रखा गया, खैरवाड़ा रखा गया। इसके आगे बात करें, इस बटालियन की खैरवाड़ा व कोटड़ा में 2 छावनियाँ स्थापित की गई। तो देखो मेवाड़ जो भील कोर, देखो मेवाड़ भील कोर का है ना 2 छावनियाँ कहाँ पे रखी गई, एक तो खैरवाड़ा में एक कोटड़ा में 2 छावनियाँ स्थापित की गई। किसकी, मेवाड़ भील कोर की, मेवाड़ भील कोर इसकी 2 छावनियाँ खैरवाड़ा और कोटड़ा में रखी गई। देखो मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है वो कब की गई, अप्रैल 1841 में मुख्यालय खैरवाड़ा में रखा गया और मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। देखो इसके बाद में बारापाल भील विद्रोह, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो है बारापाल भील विद्रोह। 1881 में बारापाल के भीलों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। देखो इसके बाद देखो कब करते हैं, 1881 में बारापाल के जो भील है ना वो कब करते हैं विद्रोह, 1881 में। तो देखो 25 मार्च 1881 को बारापाल के थानेदार सुंदरलाल ने अकबर हुसैन नामक एक सवार को किसी भूमि विवाद के मामले में गवाही देने के लिए पडूना के 2 भील गमेतियों रूपा व कबेरा को बुलाने को भेजा। देखो
बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि 25 मार्च 1881 को बारापाल के थानेदार थे, थानेदार कौन थे? सुंदरलाल ने अकबर हुसैन नामक एक सवार को ना भूमि विवाद के मामले में गवाही देने के लिए पडुना के 2 भील गमेतियों रूपा और कबेरा को बुलाने भेजा। 25 मार्च 1841 को बारापाल के थानेदार थे सुंदरलाल। उसने अकबर हुसैन नामक एक आदमी को है ना भूमि विवाद के मामले में गवाही देने के लिए पडुना के जो 2 भील गमेती है ना, गमेती मतलब भीलों का जो मुखिया होता है, रूपा और कबेरा को बुलाने के लिए भेजा। तो उसके बाद में क्या होता है, 26 मार्च 1881 को रात में मेवाड़ी सेना मामा अमान सिंह व लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसमें महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। तो 27-28 मार्च को सेना ने सैकड़ों भील आदिवासी घरों को जलाकर राख कर दिया। देखो काफ़ी शानदार बात है। बाकी घटना जो थी दुखद थी। 26 मार्च 1881 को रात में है ना मेवाड़ी सेना ने ना मामा अमान सिंह व लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंचती है। मेवाड़ी सेना कहाँ पे पहुंचती है? बारापाल पहुंचती है। किसके नेतृत्व में? मामा अमान सिंह के और लोनारगन के नेतृत्व में। और कब पहुंचती है? 26 मार्च 1881 को। इसमें महाराणा के जो निजी सचिव श्यामल दास भी उनके साथ थे। और 27-28 मार्च को सेना ने क्या किया? सैकड़ों भील आदिवासी घरों को जलाकर राख कर दिया। सेना ने क्या कर दिया? सैकड़ों जो भील आदिवासी जो घर थे उनको जला करके क्या कर दिया? राख कर दिया। इसके बाद में देखो भील ऋषभदेव या ऋखवदेव के क्या थे? उपासक थे। तो ऋषभदेव के पुजारी खेमराज भंडारी ने भीलों के विद्रोह हेतु उकसाया। देखो भील जो थे ये ऋषभदेव या ऋखवदेव के जो क्या थे? उपासक थे। इसीलिए ऋषभदेव के जो पुजारी थे ना खेमराज भंडारी, खेमराज जो भंडारी हैं, इन्होंने भीलों को विद्रोह के लिए क्या करते हैं? उकसाते हैं। उससे क्या होता है देखो आगे देखते हैं। उन्होंने बारापाल के थानेदार सहित उन्होंने क्या किया? बारापाल के जो थानेदार सहित है ना 16 व्यक्तियों को मार दिया। बारापाल का थानेदार को भी सल्टा दिया और उसके साथ ही 16 व्यक्तियों को मार दिया ना, थानेदार सहित है ना। और 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह था ये। जो बारापाल का जो भील विद्रोह था ये 19वीं सदी का सबसे भयानक जो भील विद्रोह था, तो ये बारापाल का भील विद्रोह था। इससे आगे बात करें तो देखो लगभग 8000 भीलों ने, इसमें क्या होता है? बारापाल का जो विद्रोह होता है ना, इसमें लगभग 8000 भीलों ने राजकीय सेना को घेर लिया। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलकपाल का गमेती, नीला पीपली का खेमा और सगात्री का जोइता था। देखो लगभग 8000 भीलों ने क्या किया? राजकीय जो सेना उसको घेर लिया। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? देखो प्रमुख नेता कौन थे? एक तो था बिलकपाल का गमेती नीमा, पीपली का नमेती खेमा और सगात्री का नमेती जोइता था। बिलकपाल का गमेती नीमा, पीपली का नमेती गीमा, गमेती नीमा खेमा और सगात्री का जो है गमेती था जोइता। गमेती का मतलब होता है भीलों का जो प्रमुख होता है ना, सरपंच कहते हैं, ये थे। देखो आपको ध्यान रखना है ना, इसमें बिखलपाल का गमेती नीमा, पीपली का खेमा और सगात्री का जोइता है ना। इसके बाद में आगे बात करें तो 25 अप्रैल 1881 को महाराणा के जो निजी सचिव हैं श्यामल दास ने ऋखवदेव मंदिर के पुजारी है ना खेमराज के माध्यम से भील नेताओं को समझौता कर लिया। देखो इसके बाद में क्या होता है? 25 अप्रैल 1881 को महाराणा के जो निजी सचिव थे ना श्यामल दास, उसने ऋखवदेव मंदिर के जो पुजारी है खेमराज, उसके माध्यम से भील नेताओं के साथ क्या कर लिया? समझौता कर लिया। इसके बाद में देखो श्यामल दास ने आधा बराड़ मतलब पालों पर लगने वाला वार्षिक कर, पाल मतलब गांव, भीलों के जो गांव होते हैं ना उनको पाल बोलते थे, और उन पे जो लगने वाला जो कर है ना उसको आधा बराड़, उसको जो उस पर जो लगने वाला जो कर था ना उसको बराड़ बोलते थे ना। तो श्यामल दास ने आधा बराड़ छोड़ना स्वीकार कर लिया और भील जनगणना कार्य को
बंद करने पर बारापाल व पंडूना हत्याकांड के लिए उन्हें क्षमादान दे दिया। देखो श्यामल दास ने क्या किया यहाँ पे किया, एक तो आधा जो बराड़ है ना, पालों पर लगने वाला जो वार्षिक कर है उसको छोड़ दिया, और भीलों ने क्या किया, भील जो है ना जनगणना कार्य को बंद करने, एक तो ये ना, दूसरा बारापाल व पंडूना हत्याकांड के लिए उन्हें क्षमादान दे दिया। आगे चलते हैं गोविंद गिरी की। तो देखो गोविंद गिरी का जो जन्म है वो 20 दिसंबर 1858 को होता है। गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को होता है। इसके बाद में देखो गोविंद गिरी के बारे में और जानकारी लेते हैं। जन्म जो स्थान है इनका बांसिया बड़ेसा बेड़सा डूंगरपुर में होता है। देखो जन्म स्थान का है बांसिया या बेड़सा जो गांव है डूंगरपुर में, वहाँ पे होता है। देखो इनका जो वंश था ना गोविंद गिरी का, ये बंजारा जनजाति से संबंधित थे ना। इनका जो प्रारंभिक जो पेशा था गोविंद गिरी का, ये किसान थे, बाद में ये सन्यासी बन गए। इनके जो गुरु थे ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, राजगिरी जी जो बूंदी के थे, राजगिरी जी महाराज जो थे इनके गुरु थे। देखो गोविंद गिरी के जो प्रथम जो शिष्य हैं वो है कुरिया, सुराता गांव डूंगरपुर के निवासी थे। गोविंद गिरी के प्रथम जो शिष्य कौन थे, कुरिया थे, जो सुराता गांव डूंगरपुर के निवासी थे। प्रथम जो धूनी थी इनकी, प्रथम धूनी कहाँ पे थी, छाणी डूंगरी। प्रथम धूनी कहाँ पे थी, छाणी डूंगरी। प्रमुख जो शिष्य है ना पूंजा धीर जी, प्रमुख जो शिष्य है वो कौन है, पूंजा धीर जी। और प्रमुख शिष्य कौन सा है, पूंजा धीर जी। इसको बात को आप ध्यान रखना ना। जो गोविंद गिरी है ना, इनकी जो गतिविधियों का जो केंद्र था वो है बेड़सा डूंगरपुर। गोविंद गिरी की जो गतिविधियों का केंद्र कौन था, बेड़सा डूंगरपुर। देखो इसके बाद में आगे बात करें प्रमुख संस्था। देखो गोविंद जो गिरी हैं इन्होंने एक संत सभा और भगत पंथ चलाया। एक तो संत सभा की स्थापना की, एक भगत पंथ इन्होंने चलाया, है ना। देखो मृत्यु जो इनकी होती है वो 30 अक्टूबर 1931 को होती है। मृत्यु कब होती है, 30 अक्टूबर 1931 को। इनका जो समाधि या मंदिर जो है ना वो कहाँ पे है, समाधि या मंदिर कहाँ पे है, कंबोई गुजरात में है। समाधि या मंदिर कहाँ पे है, कंबोई गुजरात में। प्रसिद्ध जो गीत है गोविंद गिरी का वो है अंग्रेजियों नी मानू री न नी मानू। देखो अंग्रेजियों ने मानू री नी मानू, मतलब अंग्रेजों नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, है ना। देखो भगत आंदोलन जो है ना, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वी.के. वशिष्ठ हैं। जो भगत आंदोलन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, वी.के. वशिष्ठ हैं। अब देखो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं गोविंद गिरी के बारे में। देखो 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए तो गोविंद गिरी उनके विचारों से प्रभावित हुए। तो जब 1881 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आते हैं तो जो गोविंद गिरी हैं इनके विचारों से क्या होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। तो देखो गोविंद गिरी ने, देखो आगे बात करें, गोविंद गिरी ने भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने के लिए सन 1883 ईस्वी में सम सभा की स्थापना सिरोही में की। देखो गोविंद गिरी ने क्या किया, भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने के लिए 1883 में सम सभा की स्थापना कहाँ पे की, सिरोही में की। और उन्होंने भगत पंथ भी चलाया। काम की बात यह है कि सन 1883 में गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की, और स्थापना कहाँ पे की, सिरोही में की। और इन्होंने कौन सा पंथ चलाया, भगत पंथ चलाया। देखो देखो यहाँ पे कुछ नोट डाल के लिखा हुआ है, वो क्या कहता है, H.C. जैन और R.P. व्यास के अनुसार, H.C. जैन और R.P. व्यास क्या मानते हैं कि सम सभा की जो स्थापना है वो 1905 में की गई थी। H.C. जैन और R.P. जो व्यास है ये मानते हैं कि सम सभा की जो स्थापना है 1905 में की गई थी। देखो सम सभा द्वारा क्या किया गया, मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर व मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति का कार्य किया गया। और सम सभा के 10 नियम थे। कितने नियम थे, 10 नियम। देखो सम सभा के माध्यम से क्या किया गया, एक तो मेवाड़ हो गया, उदयपुर हो गया, ईडर हो गया, गुजरात हो गया, विजयनगर हो गया, मालवा के जो भीलों में सामाजिक जागृति का कार्य यहाँ पे किया गया। सम सभा के कितने नियम थे, 10 नियम थे। देखो आगे बात करें, देखो गोविंद गिरी ने सम सभा का प्रथम जो अधिवेशन है 1930 में, गोविंद गिरी ने सम सभा का जो प्रथम जो अधिवेशन है 1903 में
बांसवाड़ा और सूत राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर किए रखा। देखो गोविंद गिरी ने क्या किया, समसभा का जो प्रथम अधिवेशन जो है ना बांसवाड़ा और सूत राज्यों की सीमा पर स्थित जो मानगढ़ जो पहाड़ी है ना उस पर रखा। देखो तो आपसे पूछ ले कि संत सभा का पहला अधिवेशन कब होता है, 1903 में होता है। और कहाँ पे होता है, मानगढ़ जो पहाड़ी है ना उस पे होता है। देखो इसके बाद में बात करें कि सन 1911 में वह अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आए। 1911 में जो है ना गोविंद गिरी अपना जो मूल स्थान है बेड़सा वापस आ जाते हैं। बेड़सा डूंगरपुर गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1911 में जब वापस बेड़सा आ गए तो बेड़सा जो गांव है जो डूंगरपुर में स्थित है ये गोविंद गिरी की जो गतिविधियां हैं इनका क्या बन गया, केंद्र बन गया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में 1911 में गोविंद गिरी ने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए बेड़सा में भगत पंथ की स्थापना की तथा गोविंद गिरी के अनुयायी भगत कहलाए। अनुयायी जो क्या कहलाए, भगत कहलाए तथा उनका आंदोलन जो है ना भगत आंदोलन के नाम से जाना है। देखो यहाँ पे क्या है, 1911 में क्या किया तो गोविंद गिरी ने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए बेड़सा में क्या किया, भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गिरी ने 1911 में भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए बेड़सा में भगत पंथ की स्थापना, और गोविंद गिरी के जो अनुयायी थे ना ये क्या कहलाते थे, भगत कहलाते थे। और इनका जो आंदोलन है वो क्या कहलाया, भगत आंदोलन कहलाया। देखिए आगे बात करते हैं मानगढ़ हत्याकांड। देखो नवंबर 1913 में गोविंद गिरी के नेतृत्व में बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ जो पहाड़ी है उस पर आदिवासियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखो नवंबर 1913 में गोविंद गिरी के नेतृत्व में बांसवाड़ा जिले की जो मानगढ़ जो पहाड़ी है उस पर आदिवासियों का एक सम्मेलन क्या किया गया, आयोजित किया गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि 10 नवंबर 1913 तक मेवाड़ भीलकोर की राजपूत रेजिमेंट, देखो दोबारा से देखते हैं कि 10 नवंबर 1913 तक मेवाड़ भीलकोर की जो राजपूत रेजिमेंट 104 वेलिजली राइफल्स बड़ौदा वाली, जाट रेजिमेंट अहमदाबाद के सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और वार्ता में विफल होने के बाद 17 नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा को क्या होता है, आश्विन पूर्णिमा के दिन कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले व कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में संयुक्त सेना ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो ये सारा कांड यहाँ पे होता है। तो आपको देखो कौन कौन सी तो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले 10 नवंबर 1913 तक देखो कौन कौन सी रेजिमेंट हैं, ये भी पूछा जाता है कि उस जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ उसमें भाग लेने वाली रेजिमेंट कौन सी है। तो 10 नवंबर 1913 तक मेवाड़ भीलकोर की तो राजपूत रेजिमेंट थी ना, 104 वेलिजली राइफल्स ये बड़ौदा वाली, एक है जाट रेजिमेंट अहमदाबाद, ये 3 सैनिक टुकड़ियां थी, मेवाड़ भीलकोर की राजपूत रेजिमेंट, 104 वेलिजली राइफल और जाट रेजिमेंट्स अहमदाबाद। इनके सैनिकों ने क्या किया, मानगढ़ की पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और वार्ता में विफल होने के बाद 17 नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा के दिन पुरानी जो आरबीएससी की जो बुक है बीएल पनगड़िया ने आश्विन पूर्णिमा है ये स्रोत है ना, आश्विन पूर्णिमा ये पुरानी जो आरबीएससी की बुक है। तो 17 नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा के दिन, अब देखो कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी लिप्त थे। कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टोकले की अगुवाई की संयुक्त सेना ने क्या कर दी, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो मेजर सटन ये नाम याद रखना है, मेजर हैमिल्टन नाम याद रखना है,
मेजर एस बेले याद रखना है, मेजर स्टोकले, कैप्टन स्टोकले याद रखना है। तो ये इनके नेतृत्व में गोलियां चला दी, जिसमें 1500 जो भील हैं वो मारे गए। इसके साथ ही गोविंदगिरी व उसके सहयोगी पूंजिया भील को भी बंदी बना लिया गया। देखो इसमें क्या होता है, मानगढ़ जो धाम जो हत्याकांड है, इसमें कितने भील मारे जाते हैं, 1500 भील मारे गए। और गोविंदगिरी और उसके जो सहयोगी ना पूंजिया भील को क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया। देखो तीन ही बात याद रखनी, 1500 भील मारे जाते हैं, गोविंदगिरी और उसका जो सहयोगी था ना पूंजिया भील, इसको क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार, अंग्रेजी दस्तावेज क्या कहते हैं, 100 भील मारे गए थे और 900 भील को बंदी बनाया गया, जबकि 1500 भील मारे गए थे, 100 भील मारे गए और 900 भीलों को बंदी बनाया गया। तो देखो इसके बाद में देखो बम्बई सरकार ने 2 फरवरी 1914 को संतरामपुरा में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया। बम्बई सरकार ने 2 फरवरी 1914 को संतरामपुरा में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसमें क्या होता है, विलियम एलिसन ऑगस्टन कोपेल को इस ट्रिब्यूनल का सदस्य मनोनीत किया गया। देखो बम्बई सरकार ने 2 फरवरी 1914 को संतरामपुरा में एक ट्रिब्यूनल का क्या किया, गठन किया। ट्रिब्यूनल में देखो विलियम एलिसन और ऑगस्टन केपेल को इस ट्रिब्यूनल का सदस्य मनोनीत किया गया। तो देखो ये जो ट्रिब्यूनल है इसका गठन कब किया गया, 2 फरवरी 1914 को। इसके सदस्य कौन कौन थे, विलियम एलिसन, ऑगस्टन केपेल और बस, हाँ 2 ही थे ना। और ये जो है ना, ये गठन कहाँ पे किया गया, संतरामपुरा में। किसने किया, बम्बई सरकार ने। इसके बाद में देखो गोविंदगिरी को मृत्युदंड व पूंजाधीर को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जो गोविंदगिरी थे, जो ये ट्रिब्यूनल गठन किया गया था, इसमें गोविंदगिरी को मृत्युदंड और पूंजाधीर को है ना आजीवन कारावास की सजाई दी गई। देखो गोविंदगिरी की आजीवन कारावास की सजा को, गोविंदगिरी की जो आजीवन कारावास की जो सजा है उसको R.P. बारो ने 10 वर्ष कारावास की सज़ा में बदल दिया। गोविंदगिरी की जो आजीवन कारावास की जो सज़ा थी उसकी R.P. बारो ने किस में बदल दिया, 10 वर्ष की कारावास की सज़ा में बदल दिया। बाद में वायसराय ने सज़ा कम कर 7 साल बाद जेल से रिहा कर दिया और यह शर्त रखी, क्या शर्त रखी, देखो 7 साल बाद में वायसराय ने जेल से रिहा कर दिया और यह शर्त रखी, शर्त क्या रखी कि वे सूंत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या शर्त रखती कि वो न तो सूंत, न डूंगरपुर, न बांसवाड़ा, न कुशलगढ़ और ईडर, इन राज्यों में वो कभी प्रवेश नहीं करेंगे। 7 वर्ष पश्चात रिहा होने पर वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले में झालोद नामक गांव के समीप कंबोई में रहने लगे। यहीं उनका देहांत हो गया। देखो 7 वर्ष के बाद में ना रिहा होने पर जो गोविंदगिरी जो महाराज है, ये अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जो जिला है उसके जो झालोद नामक गांव के समीप एक कंबोई जो नामक स्थान है वहाँ पे रहने लगते हैं और वहीं पे उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड या बागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ जो हत्याकांड है ये राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड या बागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करें तो बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति में मानगढ़ धाम पर 2 सितंबर 2002 को शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। देखो यहाँ पे अपन आगे देखते हैं कि बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी जो पंचायत समिति है उसमें मानगढ़ धाम पर 2 सितंबर 2002 को शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। दोबारा से देखते हैं, अंतिम बार देखेंगे इस बार है ना। दोबारा से देखते हैं कि जो बांसवाड़ा जिले की जो आनंदपुरी जो पंचायत समिति है उसमें मानगढ़ जो धाम है ना वहाँ पे 2 सितंबर
2002 को शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। देखो आगे चलते हैं। भीलों और हरिजनों के विकास हेतु शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा डूंगरपुर में एक आश्रम की स्थापना की। देखो भीलों और हरिजनों के विकास के लिए शोभालाल जो गुप्ता हैं, इन्होंने सागवाड़ा डूंगरपुर में एक आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट जनजाति जो आंदोलन है, इसमें प्रमुख जो नेता है वो है मोतीलाल तेजावत। वह जनजाति आंदोलन, देखो जनजाति जो आंदोलन है उसका नेक्स्ट जो नेता है उसका नाम है मोतीलाल तेजावत, और जनजाति जो आंदोलन है उसको अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मोतीलाल जो तेजावत है, इनका अपन इंट्रो देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। जन्म जो है ना उदयपुर राज्य के कोयलेरी गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है। इसके अन्य नाम है आदिवासियों को मसीहा और बावजी नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। इनका जो व्यवसाय जो था ना, व्यवसाय झाड़ोल ठिकाने में कामदार, मतलब पोसीना ठिकाने में दुकानदार। देखो झाड़ोल जो ठिकाने हैं इसमें तो ये कामदार थे, और पोसीना जो ठिकाने हैं उसमें ये दुकानदार का काम करते थे। जो मोतीलाल जो तेजावत है, इनकी जो गतिविधियों का जो केंद्र था वो क्या था, झाड़ोल था। राजनीतिक जो कैरियर है, लोकसभा सदस्य रहते हैं उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से। मोतीलाल जो तेजावत है लोकसभा के सदस्य रहते हैं उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से। अध्यक्ष हैं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। ये मोतीलाल जो तेजावत है राजस्थान खादी ग्रामोद्योग जो बोर्ड है इसके भी अध्यक्ष ये रहते हैं। मृत्यु इनकी जो होती है 5 सितंबर 1963 को मोतीलाल तेजावत की क्या होती है, मृत्यु होती है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में से एक ही आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मातृकुंडिया जो जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से एक ही आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। उससे आगे बात करें, एक ही आंदोलन का जो उद्देश्य था वो राज्यों और जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के शोषण का विरोध करना था। एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था, राज्यों के द्वारा और जागीरदारों के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के जो शोषण है उनका क्या करना था, विरोध करना था। इसके बाद में एक ही आंदोलन भोमट क्षेत्र में संचालित होने के कारण, एक ही जो आंदोलन है ये भोमट क्षेत्र में संचालित होने के कारण इसका दूसरा जो नाम है भोमट आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक ही आंदोलन भोमट क्षेत्र में संचालित होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, भोमट आंदोलन के नाम से जाना। तेजावत व पांडोली गांव के किसान नेता गोकुल जाट के नेतृत्व में उदयपुर महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई, जिसे मेवाड़ की पुकार की संज्ञा दी गई। देखो मोतीलाल तेजावत ने और पांडोली गांव के जो किसान नेता है ना गोकुल जाट के नेतृत्व में मेवाड़ के जो महाराणा है ना उनके समक्ष 21 जो मांगे हैं वो प्रस्तुत की गई, जिनको मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी जाती है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। मेवाड़ पुकार क्या है? महाराणा ने 18 मांगों को स्वीकार कर लिया, मगर वन संपदा व बैठ बेगार और सूरों से संबंधित मांगों को स्वीकार नहीं किया। महाराणा ने 21 में से 18 जो मांगे वो स्वीकार कर ली, लेकिन वन संपदा, बैठ बेगार और सूरों से संबंधित जो मांगे हैं उनको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद में आगे बात करें तो मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था उदयपुर राज्य की झाड़ोल जागीर थी, है ना, जहां जुलाई 1921 में भीलों ने करबंदी और असहयोग आंदोलन छेड़ा था। देखो मोतीलाल तेजावत है, उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, उदयपुर का जो झाड़ोल जो जागीर है वो इसका मुख्य केंद्र था, जहाँ पे जुलाई 1921 में भीलों ने करबंदी और असहयोग आंदोलन छेड़ा था। 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने तेजावत को गिरफ्तार कर लिया और हजारों भीलों ने एकत्रित होकर तेजावत को मुक्त करवा लिया। देखो 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने क्या कर लिया, मोतीलाल जो तेजावत इसको गिरफ्तार कर लिया और हजारों भीलों ने एकत्रित होकर तेजावत जी को क्या करवा लिया, मुक्त करवा लिया। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में नीमड़ा में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ, जिसमें सेना की गोलीबारी से अनेक भील मारे गए। 1921 में नीमड़ा में मोतीलाल
तेजावत के नेतृत्व में एक आदिवासी सम्मेलन होता है जिसमें सेना की गोलीबारी से अनेक जो भील है वो मारे जाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में 1931 में नीमड़ा में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन होता है जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मोतीलाल तेजावत। उसमें क्या होता है? सेना की गोलीबारी से यहाँ पे अनेक जो भील है वो मारे जाते हैं। जनवरी 1922 में सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। देखो जनवरी 1922 में क्या होता है? जनवरी 1922 में क्या होता है? सिरोही जो राज्य है ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी जो आंदोलन है इसका महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। यहाँ भी तेजावत ने भीलों व गरासियों की अनेक सभाएं की। यहाँ पे है ना मोतीलाल जो तेजावत ने भीलों और गरासियों की यहाँ पे उन्होंने अनेक सभाएं की, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सिरोही राज्य में सभाओं पर प्रतिबंध होने, देखो सिरोही राज्य में सभाओं पर प्रतिबंध होने के बावजूद 3 फरवरी 1922 को आबू रोड के पास संगणा गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें 10,000 आदिवासी किसानों ने भाग लिया। देखो सिरोही राज्यों में सभाओं पर क्या था? प्रतिबंध था। उसके बावजूद 3 फरवरी 1922 को आबू रोड के पास है ना संगाना जो गांव है उसमें एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें 10,000 जो आदिवासी जो किसान उन्होंने क्या किया? भाग लिया। इसके आगे बात करें 7 मार्च 1922 को तेजावत अपने 2000 भील अनुयायियों के साथ ईडर राज्य की पाल पर ठहरे जहां मेजर सूटन के आदेश पर मेवाड़ भील कोर ने उसे घेरकर गोलियां चलाई जिसमें 22 लोग शहीद हुए। जो 7 मार्च 1922 को क्या होता है? तेजावत जो है ना अपने 2000 जो भील अनुयायी हैं उनके साथ है ना ईडर राज्य की जो पाल है वहाँ पे, पाल मतलब गांव, ईडर राज्य के गांव में ठहरते हैं जहाँ पे मेजर सूटन के आदेश पर ना मेवाड़ भील कोर ने उन्हें घेर कर ना गोलियां चलाई जिसमें से कितने भील शहीद हो गए? 22 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। देखो इससे आगे बात करें सिरोही के जो दीवान है रमाकांत मालवीय ने गांधी पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से समझौता करा के एक ही आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। सिरोही के जो दीवान थे रमाकांत मालवीय, उन्होंने गांधी जी, पथिक जी और राजस्थान सेवा संघ के जो नेता हैं उनकी सहायता से समझौता करके ना एक ही जो आंदोलन है उसको समाप्त करने का क्या किया? प्रयास किया। देखो आगे बात करें महात्मा गांधी ने मणिलाल कोठारी को मोतीलाल तेजावत के पास आंदोलन वापस लेने के लिए भेजा। देखो महात्मा जो गांधी हैं इन्होंने मणिलाल जो कोठारी है उसको मोतीलाल तेजावत के पास आंदोलन वापस लेने के लिए भेजा। उसके बाद में क्या होता है 5 मई 1922 को मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में बालोरिया गांव में आक्रमण किया जिसमें 11 लोग मारे गए। 5 मई 1922 को मेजर प्रियार्ड के नेतृत्व में बालोरिया जो गांव है उस पर आक्रमण किया जिसमें 11 लोग मारे गए। 5 मई 1922 सेना ने क्या किया? मेजर प्रियार्ड के नेतृत्व में बालोरिया जो गांव है उस पर आक्रमण किया जिसमें 11 लोग मारे गए। इसके बाद इन सैनिक कार्रवाइयों के कारण, ये जो सब सैनिक कार्रवाइयाँ हैं इनके कारण आदिवासियों के मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11-12 मई 1922 को मिले और एक की को शपथ तोड़ते हुए सहमति व्यक्त की। देखो इन सैनिक कार्यों का कारण जो आदिवासियों के जो मुखिया है ना कौन थे? मोतीलाल तेजावत। उन्होंने क्या किया? सिरोही के दीवान और पॉलिटिकल जो ऑफिसर हैं उनसे 11-12 मई 1922 को मिले और जो एक की जो आंदोलन है, एक की जो शपथ है उसको तोड़ने पर सहमति व्यक्त करी। इसके बाद में 3-4 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने तेजावत को खेड़ ब्रह्मा नामक गांव से गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर सही अर्थों में सिरोही का आदिवासी आंदोलन समाप्त हुआ। 3-4 जून 1929 को ईडर राज्य की जो पुलिस है ना उसने खेड़ ब्रह्मा नामक जो जगह है वहाँ से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर है ना एक की जो आंदोलन है वो समाप्त होता है। इसके बाद में 31 जुलाई 1929 को
31 जुलाई 1929 को ईडर पुलिस ने तेजावत को मेवाड़ राज्य को सौंप दिया। देखो 31 जुलाई 1929 को ईडर पुलिस ने तेजावत जी को है ना मेवाड़ राज्य को सौंप दिया। 23 अप्रैल 1936 को मेवाड़ राज्य ने सशर्त तेजावत जी को जेल से क्या कर दिया, रिहा कर दिया। 23 अप्रैल 1936 को मेवाड़ राज्य ने कुछ शर्त लगा के रहना तेजावत जी को है ना जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद में बात करें, सुरजी भगत, गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। एक तो सुरजी भगत हो गया, एक गोविंद गिरी हो गया, एक मोतीलाल तेजावत। ये भील आंदोलन जो है इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। इसके बाद में भूरेलाल भैया, मांगीलाल पांड्या और राजकुमार मानसिंह के नेतृत्व में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई। देखो भूरेलाल भैया हो गया, मांगीलाल पांड्या हो गया, राजकुमार मानसिंह हो गया, इनके नेतृत्व में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके बाद में आगे बात करें 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में तेजावत जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये थे मोतीलाल तेजावत। इसके बाद में देखो लसाड़िया में भील आंदोलन का जो नेतृत्व है संत मावजी ने किया। देखो लसाड़िया में है ना भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहोगे संत मावजी ने। देखो इसके आगे बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था लसाड़िया में भील आंदोलन का, मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों का सामाजिक व आध्यात्मिक उत्थान करना था। देखो लसाड़िया में जो भील आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया, संत मावजी ने किया। और इसका उद्देश्य था कि मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में है ना भीलों का सामाजिक और आध्यात्मिक जो उत्थान वो करना था ना। नेक्स्ट बात करते हैं मीणा विद्रोह। देखो तो मीणा विद्रोह के बारे में डिटेल से अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो नई भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देखो बिल्कुल आसान सी भाषा में समझते हैं कि नई भूमि और राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष मतलब अपना विद्रोह प्रकट करने के, रोष प्रकट करने के लिए, नाराजगी प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य का जो जहाजपुर जो परगना है उसके मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उससे आगे बात करते हैं फलस्वरूप मेवाड़ महाराणा ने, इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ महाराणा ने मेहता अजीत सिंह को नया हाकिम नियुक्त कर विद्रोह के दमन के लिए सेना भेजी। देखो जहाजपुर जो कस्बा है उदयपुर का, तो इसके विद्रोह को दमन करने के लिए, मीणाओं के इस विद्रोह को दमन करने के लिए मेहता अजीत सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ महाराणा ने एक नया हाकिम नियुक्त कर दिया और विद्रोह के दमन के लिए सेना भी भेज दी। इसके बाद में उदयपुर की सेना ने छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी नामक गांवों को नष्ट कर दिया। उदयपुर की जो सेना थी इसने छोटी लुहारी और बड़ी जो लुहारी है नामक जो गांव हैं इनको नष्ट कर दिया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। जो छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी के, तो मीणा विद्रोह के जो मुखिया थे ना उनके गाँव के मुखिया थे। देखो इसके बाद में दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना व मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचते हैं। देखो दिसंबर 1854 में देखो एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट ये संयुक्त रूप से सेना लेकर कहाँ पहुँचते हैं, जहाजपुर पहुँचते हैं। इसके बाद में आगे बात करें, जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोहियों ने इस सेना के समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा जो विद्रोही थे ना, इन्होंने सेना के समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। मीणाओं का ऐसा विद्रोह पुनः न हो, मीणाओं का ऐसा जो विद्रोह पुनः न हो, इस हेतु फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। देखो बिल्कुल आसान है, मीणाओं का ऐसा विद्रोह पुनः न हो, इसके लिए फरवरी 1855 में क्या किया गया, फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है देवली, वहाँ पे एक सैनिक छावनी स्थापन की गई।
देखो, मीणाओं का विद्रोह पुनः ऐसा न हो इसलिए 1855 में देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। देवली कहाँ है? जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़, इनकी सीमाओं पर स्थित है। आगे बात करें अपराधी जाति अधिनियम। अपराधी जाति अधिनियम, तो देखो अपराधी जाति अधिनियम क्या है? देखो 1924 में, देखो 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अपराधी जाति अधिनियम पारित किया, जिसमें मीणाओं को दंडित करने की धाराएं थी। देखो 1924 में भारत सरकार ने क्या किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया, अपराधी जाति अधिनियम बनाया, जिसमें मीणाओं को दंडित करने की धाराएं थी। अब देखो इस कानून का विरोध करने के लिए, इस कानून का विरोध करने के लिए छोटूराम झरवाल, महादेवराम पावड़ी, जवाहर मीणा ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की। देखो इस काले कानून का विद्रोह करने के लिए छोटूराम झरवाल, महादेवराम पावड़ी और जवाहर मीणा ने मीणा जाति सुधार समिति की क्या की? स्थापना की। इसके बाद में 1930 में जयपुर राज्य में जरायम पेशा अधिनियम, जिसको दादरी अधिनियम भी कहते हैं, पारित कर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। इसके बाद में क्या होता है? 1930 में जयपुर राज्य में जरायम पेशा अधिनियम पारित करके मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार क्या था? 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया। यह अधिनियम क्या कहता है कि 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री जो पुरुष है उसको प्रतिदिन थाने में हाजिरी देना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। इसके बाद में 1933 ईस्वी में स्थापित मीणा क्षेत्रीय सभा ने इस अधिनियम को रद्द करने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की जाती है और इस जो जरायम पेशा जो अधिनियम है इसको रद्द करने की मांग की गई, जिसमें इसको अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में क्या होता है? 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें जयपुर से भंवरलाल, बिरदीचंद व सूथालाल मीणा ने भाग लिया। 1942 में क्या होता है? दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें जयपुर से भंवरलाल, बिरदीचंद और सूथालाल ने भाग लिया। इसके बाद में जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना कर मीणा जाति को उसके प्राचीन गौरव का भान कराया। देखो जैन मुनि मगन सागर ने क्या किया? मीन पुराण की रचना की, जिसमें मीणा जाति को उसके प्राचीन जो गौरव है उसको याद कराया या मान कराया ना। देखो इसके बाद में बात करते हैं अप्रैल 1944 में मीणाओं का एक विशाल अधिवेशन नीमका थाना सीकर में संत मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ। अप्रैल 1944 में मीणाओं का एक विशाल अधिवेशन होता है नीमका थाना सीकर में संत मगन सागर जी की अध्यक्षता में होता है। इस सम्मेलन में वंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति स्थापित की गई और इस समिति में मंत्री कौन थे? इस समिति के मंत्री राजेंद्र कुमार, संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण सरवाल को नियुक्त किया गया। देखो ये जो सम्मेलन था जो नीमका थाना में होता है 1944 में, इसमें वंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति स्थापित की गई। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का मंत्री किसको बनाया गया? राजेंद्र कुमार को। संयुक्त मंत्री किसी को बनाया गया? लक्ष्मी नारायण सरवाल को। इसके बाद में 1945 में मीणा सुधार समिति का श्रीमाधोपुर सीकर में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जरायम पेशा के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। 1945 में क्या होता है? मीणा सुधार जो समिति है का श्रीमाधोपुर सीकर में सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में जरायम जो पेशा है इसका विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसके बाद में बात करें तो ठक्कर बप्पा ने मीणाओं को राहत देने के लिए जयपुर रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। देखो ठक्कर बप्पा ने मीणाओं को राहत देने के लिए जयपुर रियासत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं मिर्जा इस्माइल को क्या किया? पत्र लिखा।
1952 में जरायम पेशा अधिनियम रद्द कर दिया गया। इस कार्य में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1952 में जरायम जो पेशा अधिनियम इसको रद्द कर दिया गया। इस कार्य में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संबंधित जो जनजाति जो आंदोलन है, इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मेर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मेर जो विद्रोह है वह किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब है 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में जो मेरवाड़ा जो बटालियन है इसका गठन किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही जवाब है ब्यावर में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और कहाँ हुआ? राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है 1818 ईस्वी में उदयपुर में होता है। राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और कहाँ होता है? तो 1828 में उदयपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे ना? देखो, मेवाड़ के हो गए, डूंगरपुर के हो गए, बांसवाड़ा के हो गए, सिरोही क्षेत्र के जो भील है ना, वो कोई भी रास्ते की रक्षा के लिए ना कौन सा कर लेते थे? तो इसका सही जवाब है बोलाई कर। कौन सा कर था? बोलाई कर। इसके बाद में है दौलत सिंह और गोविंद राम का संबंध किस विद्रोह से था? दौलत सिंह और गोविंद राम का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका सही जवाब है भील विद्रोह से था। नेक्स्ट है कालीबास का विद्रोह कहाँ हुआ? कालीबास का जो विद्रोह ये कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर में। कालीबास का विद्रोह कहाँ होता है? उदयपुर में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गमेती, नीमा, खेमा और जोयता। गमेती, नीमा, खेमा और जोयता आदि नेताओं का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से था? गमेती, नीमा, खेमा और जोयता जो है ना, इसका संबंध किस जनजातीय आंदोलन से था? तो इसका सही जवाब है भील आंदोलन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो भील गतिविधियों का केंद्र जो बेड़सा जो गांव है ये किस राज्य में था? तो इसका सही जवाब है डूंगरपुर में। कहाँ था ये? डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ। सामाजिक जो सुधारक थे गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब है बंजारा परिवार में। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पे होता है? बंजारा परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? तो इसका सही जवाब है पूंजा धीर जी। पूंजा जो धीर जी थे ये गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो समसभा की स्थापना तो 1883 में होती है, लेकिन प्रथम जो अधिवेशन होता है 1903 में होता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजाब ने कहाँ से शुरू की? एक ही जो आंदोलन है इसकी शुरुआत 1921 में मोतीलाल जो तेजावत है उसने कहाँ से शुरू की? तो इसका सही जवाब है मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया से एक ही जो आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन की शुरुआत 1921 में कहाँ से की? मोतीलाल जो तेजावत है इसने भील आंदोलन की जो शुरुआत है 1921 में कहाँ से की? तो इसका सही जवाब है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। मोतीलाल जो तेजावत है इसने भील आंदोलन की शुरुआत 1921 में कहाँ से की? मातृकुंडिया चित्तौड़ से की, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने हेतु किसे भेजा? महात्मा जो गांधी है इसने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने हेतु किसे भेजा? तो इसका सही जवाब है मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी को है ना महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में समाज सुधार के लिए लसाड़िया जो आंदोलन है इसका सूत्रपात किसने किया?
तो इसका सही जवाब है संत माऊजी ने। देखो भीलों हो गए, वागड़ हो गए, पास के जो क्षेत्रों हैं उसमें भीलों में सामाजिक सुधार के लिए जो लसाड़िया जो आंदोलन है इसका सूत्रपात किसने किया? संत माऊजी ने किया। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 1851 से 1860 के बीच हुए मीणा विद्रोह का मुख्य केंद्र था। 1851 से लेकर 1860 के बीच मीणा विद्रोह के मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका सही जवाब है उदयपुर का जो जहाजपुर जो कस्बा है ना, ये मीणा विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? तो इसका सही जवाब है बंशीधर शर्मा। देखो 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? बंशीधर शर्मा। देखो इसके बाद में बात करते हैं 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ किया गया? 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है श्रीमाधोपुर सीकर में। तो देखो जनजातीय जो आंदोलन है उसमें आज इतना ही, और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।